हेलो एवरीवन। तो हम इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होते हैं। जबकि हमने वीक 2 में देखा था डिस्क्रिप्ट, तो उसके लिए था मोड एंड मीडियन। सो कैटेगरिकल डेटा के लिए केवल मोड और मीडियन डिफाइन होता है एज अ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। सो मोड हमने ये भी देखा था कि मोड हमारे नॉमिनल डेटा सेट के लिए और ऑर्डिनल डेटा सेट के लिए, दोनों के लिए डिफाइंड था। जबकि मीडियन केवल ऑर्डिनल डेटा सेट के लिए डिफाइन था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या डिस्क्रिप्टिव मेजर्स होते हैं न्यूमेरिकल डेटा सेट के लिए, ठीक है? तो उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव मेजर्स बेसिकली होता क्या है। वीक 1 में हमने ये देखा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या थे कि जो भी डेटा सेट हमारे पास हो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। मतलब उस डेटा सेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस डेटा सेट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, उस डेटा सेट को समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी हमारे पास डेटा सेट है, हम उस मेजर्स को यूज़ करके उस डेटा सेट को कैसे समराइज़ करते हैं। फिर बेसिकली होता क्या है, ये क्वांटिटीज़ होती है जिसकी वैल्यू हम डेटा सेट से डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर्स न्यूमेरिकल डेटा सेट के लिए, ठीक है? तो बेसिकली जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव मेजर्स है न्यूमेरिकल डेटा सेट के लिए, उसको हम 2 मेजर कैटेगरीज़ में हम बाँट सकते हैं। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? दीज़ आर द मेजर्स दैट इंडिकेट द मोस्ट टिपिकल वैल्यू और सेंटर ऑफ अ डेटा सेट। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जो हमारे डेटा सेट का सेंटर वैल्यू हमें बताता है, ठीक है? बेसिकली वो सेंटर क्या है? सेंटर वो कौन-सी वैल्यू है बेसिकली जो उस डेटा सेट का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैटेगरिकल डेटा के लिए क्या था? मोड और मीडियन था। उस कैटेगरिकल डेटा के अंडर हमने अब ये भी देखा था कि मोड किसके लिए डिफाइन है? नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के लिए हम मोड फाइन कर सकते थे। बट मीडियन जो है हम केवल ऑर्डिनल के लिए डिफाइन था, ठीक है? और इस केस में हम न्यूमेरिकल डेटा सेट के केस में हम देखेंगे हमारे पास मीन, मीडियन, मोड सारी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कितनी है। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी हमें बताता है कि सेंटर क्या है उस डेटा सेट का, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हमें ये बताता है कि वेरिएबिलिटी कितनी है उस डेटा सेट में, ठीक है? तो पहला मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन है। तो मीन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये, ठीक है? तो जैसे समटाइम्स हम मीन को एवरेज रिफर कर सकते हैं, मतलब एवरेज कह सकते हैं, और एरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये बेसिकली एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक एवरेज कुछ नहीं होता, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 ऑब्जर्वेशन, लेट्स से 4, 3, 2, 1 एंड 5, ठीक है? मीन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? 4 + 3 + 2 + 1 + 5 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, ठीक है? तो हम 2 चीज़ के लिए देखेंगे, ठीक है? तो जैसा कि हमने वीक 1 में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। तो वीक 1 में हमने देखा था डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन सैंपल और पॉपुलेशन। सैंपल के लिए एक्चुअली हम जो भी सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे। पॉपुलेशन के केस में हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे। बस डिफरेंस होता है नोटेशन का, स्मॉल एन और कैपिटल एन का। बट अगर हम सैंपल मीन का डिफिनीशन देखें तो क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सपोज अगर मेरे सैंपल में ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3 अप टू
xn है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, चाहे जो भी ऑब्जर्वेशन हो हमारे पास, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है। पॉपुलेशन मीन क्या होता है कि जो भी डेटा सेट हो मेरे पास पॉपुलेशन में, जैसे ये डिफरेंस क्या होता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में, ये बस नोटेशन का स्मॉल एन और कैपिटल एन में, जबकि मीनिंग सेम है। दोनों हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था सैंपल डेटा सेट में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने था पॉपुलेशन डेटा सेट में। तो सपोज पॉपुलेशन डेटा सेट में ये ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू x कैपिटल एन, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस डेफिनेशन को यूज करके अगर देखें तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था 4 3 2 1 5, तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस, तो मेरे पास x1 क्या है, पहला ऑब्जर्वेशंस क्या है 4, x2 क्या है 3, x3 क्या है 2, x4 क्या है हमारे पास 1 है, x5 क्या है 5 है, ठीक है। तो मीन क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसी तरह हम इसको मीन निकाल लेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 + 5 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 5 1 6 2 8 3 11 4 15 डिवाइड बाय 5 3। तो 3 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मतलब 3 वो क्या देता है, सेंटर ऑफ द ये इस डेटा सेट का, ठीक है। अब हम मीन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस है 2 12 5 7 6 7 3। तो मीन जैसा कि हमने देखा क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हम मीन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 2 + 12 + 5 + 7 + 6 + 7 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एडिशन हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट का 42 डिवाइड बाय 7। सो 42 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेटा सेट को देखते हैं जो कि क्या है 2 105 5 7 6 7 एंड 3। इसका मीन निकालेंगे सेम, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो गया 135 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 19.285 और 6। अब हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑब्जर्वेशंस को, तो दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल के ऑब्जर्वेशन में बस एक ऑब्जर्वेशन की कमी है, आई मीन थर्ड एग्जाम्पल में एक ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो इस केस में अगर हम मीन देखें, मतलब सेम डेफिनेशन से सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास मीन कितना आ गया 128 डिवाइड बाय 6 जो कि 21.33 है। अगर एक चीज हम ध्यान से यहाँ पे थोड़ा देखें, तो पहले और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, केवल इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है, बाकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास सेम है। अब 12 और 105 में एक काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर पहले ऑब्जर्वेशन का मीन कितना था 6 आया था, दूसरे ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आया 19.285, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो केवल एक वैल्यू के डिफरेंस की वजह से 12 और 105 की वजह से मीन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 6 से 19.285 हो जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वेशन 12 से 105 होने की वजह से। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट ये फाइंड कर सकते हैं या फिर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीन सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के। आउटलायर्स क्या होते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस जो अपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से काफ़ी दूर होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज उसको हम कहते हैं बेसिकली। तो मीन क्या होता है, सेंसिटिव होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है आउटलायर्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आउटलायर्स की वजह से, एक एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से मीन में हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, ओके। अब हम मीन के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ते हुए हम और देखेंगे। तो सपोज मेरे पास मार्क्स का डेटा है 10 स्टूडेंट्स का, वो किसी एक एग्जाम में, तो वो मार्क्स है 68 79 38 68 35
70, 61, 47, 58, 66। ये मेरे पास मार्क्स का डेटा सेट आ गया है। अब मैं इसका मीन निकालूंगा, तो मीन जैसे कि हमने देखा था कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या हो गया, 68 प्लस 79 प्लस 38 प्लस 68 प्लस 35 प्लस 70 प्लस 61 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 66 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो कितना आ गया 590 डिवाइड बाई 10 आ गया। तो मीन हमारा कितना आ गया 59। तो मतलब हम यहाँ से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एवरेज मार्क्स हो गया। ठीक है, एवरेज मार्क्स कितना आ गया इस डेटा सेट के लिए, हमारे पास 59 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सेम डेटा सेट को अगर हम देखेंगे कि हम गूगल शीट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मार्क्स डेटा सेट ऑलरेडी लिख रखे हैं, 68, 79, 38, 68, 35 ना, 70, 61, 47, 58, 66। तो मीन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हमें पता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो सम करने के लिए कमांड होता है सम, और इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सम आ गया 590, ठीक है, जो हमारा 590 आया था। तो मीन क्या हो जाएगा 590, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो कितना हो गया 59। अब हमारे पास सेम मीन हम गूगल शीट में फंक्शन होता है एवरेज करके, उस पे एवरेज अगर कमांड लगाते हैं इससे डेटा सेट पे, तो हमारे पास 59 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि हम देख सकते हैं 59 हमारा आ गया दोनों मेथड से, एक तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक एवरेज कमांड लगा के आ गया। ठीक है, अब हम अपने सीट पे स्लाइड पे वापस आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, अभी तक मीन हमने सिंगल ऑब्जर्वेशंस का देखा था, मीन फॉर ग्रुप डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन प्लस fn xn डिवाइड बाय n, ये बेसिकली मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो हम सिंपल ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब फ्रीक्वेंसी होती है तो हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इस ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे मीन निकालना है, सपोज मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिनोमिनेटर में, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो 1 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 1 कितनी बार है यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, प्लस अगर हम 2 को देखें, ठीक है, 2 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 4 टाइम्स है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 5 कितनी टाइम्स 1 टाइम। ये न्यूमरेटर पार्ट। तो बेसिकली इस न्यूमरेटर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस न्यूमरेटर पार्ट को, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है 2 3 5 4 और 1, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन ऑब्जर्वेशंस के आने की। मतलब आप देखेंगे तो 1 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। बेसिकली अगर हम इस न्यूमरेटर पार्ट पे केवल फोकस करें तो हम काम वही कर रहे हैं, लाइक मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही कर रहे हैं। बट अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो उस केस में हम सारे ऑब्जर्वेशंस ऐड करने से अच्छा हम इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई क्या देता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला क्या है, बेसिकली f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f2 लेट्स से मेरे पास fn xn है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है, सारे
फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो डिनोमिनेटर पार्ट देता है, जो कि ये n के बराबर होता है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस डेटा सेट में 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। ये टैली मार्क होता है। अगर मैं 1 2 बार आ रहा है तो मैं लाइक 2 पाई का लाइक ड्रॉ कर दूंगा। सिमिलरली 2 के लिए 3 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो हम 4 ड्रॉ करके एक क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, ये क्या है f1 f2 f3 f4 f5, ठीक है। तो यहाँ से अब ये क्या है 15, ये समेशन ऑफ fi है। सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे, जो कि हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो अब हम मीन इसका कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, fi इंटू xi क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 3 इंटू 5 15 4 इंटू 4 16 5 इंटू 1 15। तो ये हो गया पार्ट, क्या हो गया, समेशन ऑफ fi xi। तो अब अगला काम क्या है, 44 डिवाइड बाई 15। तो मीन क्या हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 15, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.93, ठीक है। तो सेम चीज को हम देखते हैं गूगल शीट के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशंस लाइक ऑलरेडी लिख रखा है। इस ऑब्जर्वेशंस को अगर आप देख सकते हैं, 2 1 3 4 5 2 3 3 4 4 1 2 3 4। तो इसका मीन हम दो तरीके से निकाल के देखेंगे। तो पहला क्या है, लेट्स से अगर मैं एवरेज फंक्शन लगाता हूँ, तो एवरेज फंक्शन अगर हम लगाते हैं तो 2.93 आता है। दूसरा तरीका है कि मैं एक एक ऑब्जर्वेशंस लिखूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर के कॉलम में फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। ओके, तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास यूनिक ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ऑलराइट। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 की, 2 की कितनी है, 3 की है 5 4 1, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, fi इंटू xi, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारा xi है और ये हमारा fi है, एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हर ऑब्जर्वेशंस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट काम क्या हमें, हम इसको सम फंक्शन लगा के ऐड कर देंगे, जो कि 44 आ जाएगा, और यहाँ पे सम फंक्शन लगा देंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। मीन के लिए क्या हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 15 2.93। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे मीन के केस में। तो अभी तक मीन फॉर ग्रुप डेटा हमने किसके लिए देखा था, डिस्क्रीट डेटा के लिए देखा था। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा के केस में क्या होता है कि हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं होते, रेदर देन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरवल होता है कि लेट्स से इस 30 to 40 इंटरवल के बीच में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस है। बट हमें एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंटरवल है। तो हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने डिस्क्रीट के केस में देखा था, समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। अब इस केस में मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, जैसा कि हमने समझा कि मीन क्या होता है, एक बेस्ट वैल्यू होता है किसी भी डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस इंटरवल को प्रेजेंट करने के लिए मैं मिड पॉइंट लूंगा, जिसको रिप्रेजेंट करता हूँ mi। अब mi क्या है, बेसिकली ये एवरेज है 30 to 40, आई मीन 30 + 40 डिवाइड बाई 2। तो इस इंटरवल का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, उसका मीन हो गया 30 + 40 डिवाइड बाई 2, तो 35 क्या हो गया, मीन हो गया। ओके, वो उसका मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब मेरे पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ठीक है। तो मैं बेस्ट अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ, जो कि मिड पॉइंट है इस केस में।
तो 40 to 50 के लिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 45 मीन्स 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। 50 to 60 के लिए क्या हो जाएगा 55। सिमिलरली 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 के लिए क्या हो जाएगा 80 to 90 के लिए क्या हो जाएगा 85। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मीन कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स आई नहीं है, एक्स आई की जगह एम आई, M1 M2 Mn मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एफ आई इंटू एम आई, तो ये क्या है F1 है, ये F2 है, F3 है, F4 है, F5 F6 है। ये क्या है M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, M6 है। तो F1 इंटू M1, F2 इंटू M2, F3 इंटू M3, F4 इंटू M4, F5 इंटू M5, F6 इंटू M6, बेसिकली 3 इंटू 35 105। तो इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे तो 2 इंटू 85 क्या आ जाएगा 170। फॉर्मूला देखेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एम आई, तो हमें ऐड करना इस सारे ऑब्जर्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा 2940। ठीक है, 2940 आ गया, तो अब ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एम आई है, और ये क्या हो गया समेशन ऑफ एफ आई, जो कि क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2940 डिवाइड बाई 50, चूंकि 58.8 है। जैसा कि ये क्या है अप्रोक्सीमेट मीन है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मीन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मीन इसलिए क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं मिड पॉइंट ले रहे हैं, उस इंटरवल का पर्टिकुलर इंटरवल का हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, जो कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं लाइक उस इंटरवल का एवरेज 30 + 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 58.8 इज एन अप्रोक्सीमेट एंड नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मीन, जबकि मीन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट के डेटा के केस में हमारे पास एग्जैक्ट मीन आया था, क्योंकि उस केस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एडिंग अ कांस्टेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। एडिंग अ कांस्टेंट का प्रभाव मतलब सपोज मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट्स से मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं, फिर आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मीन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक लाइक स्टेटमेंट है कि वाई आई इक्वल टू एक्स आई प्लस सी अगर हो, वाई आई क्या है वो न्यू ऑब्जर्वेशंस, अगर एक्स आई हमारा ओल्ड ऑब्जर्वेशंस है, अगर हम उसमें एक कांस्टेंट सी को ऐड करते हैं तो वो वाई आई हो जाता है। तो वाई बार मीन्स मीन ऑफ न्यू डेटा सेट क्या हो जाएगा मीन ऑफ ओल्ड डेटा सेट प्लस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आता कहाँ से, ओके जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है लेट्स से x1 x2, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा हूँ x1 x2 अप टू x10। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा, सपोज मुझे एक कांस्टेंट c ऐड करना है, तो y1 क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ से y1 क्या हो जाएगा x1 प्लस सी, y2 क्या हो जाएगा x2 प्लस सी अप टू y10 क्या हो जाएगा x10 प्लस सी। ठीक है, अगर मुझे y बार निकालना है, ठीक है, तो y बार क्या हो जाएगा 1/10 समेस y1 प्लस y2, ये मीन का डेफिनेशन हमें पता है समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो y1 क्या है हमारे पास x1 प्लस 10, ओके नॉट 10, ये x1 प्लस सी प्लस x2 प्लस सी अप टू x10 प्लस सी डिवाइड बाय 10। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x10 प्लस सी कितनी बार है 10 टाइम। ठीक है, 10 टाइम्स सी डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस अप टू x10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 टाइम्स सी डिवाइड बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये क्या है मीन ऑफ एक्साइज, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस सी जो कि क्या वाई बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये यूजफुल होता है। जैसे
मुझे पुराने डेटा सेट का एवरेज पता है, जैसे एवरेज मार्क्स पता है। मैंने 5 मार्क्स ऐड किया हर एक ऑब्जर्वेशंस को। फिर मुझे नया मीन चाहिए, तो रेदर देन कि मैं सारा फिर से ऑब्जर्वेशंस ऐड करूँ, फिर डिवाइड करूँ, उससे अच्छा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। लाइक मैं ये करूँगा कि मेरे पास पुराना ओल्ड मीन पता होगा, उसमें उस कांस्टेंट को डायरेक्ट ऐड कर दूँगा, तो मुझे न्यू एवरेज पता चल जाएगा, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरे पास मार्क्स डेटा सेट है, उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कि बताया कि ये मार्क्स डेटा सेट है 10 स्टूडेंट्स का। फिर टीचर हैज़ डिसाइडेड टू ऐड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट। तो मेरा लाइक न्यू मीन क्या होगा? तो पहली बात, जब मैं 5 ऐड करूँगा हर एक ऑब्जर्वेशंस को, तो मेरा ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा? तो ऑब्जर्वेशंस मेरा डेटा सेट बेसिकली क्या हो जाएगा? 68 + 5 73, 79 + 5 84, 38 + 5 43, इसी तरह 66 + 5 71 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 10, ठीक है? लेट्स से देखते हैं, तो क्या हो गया 640 डिवाइड बाय 10, जो कि क्या है 64, और 64 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा 59 + 5, ठीक है? ये 59 क्या है? इसका मीन है। हमने देखा था कि अभी पिछले स्लाइड में मीन क्या था, इस डेटा सेट का क्या था, 590 डिवाइड बाय 10, जो कि 59 था। तो यहाँ से क्या है 64 क्या हो गया? मीन ऑफ ओल्ड न्यू डेटा सेट, 59 क्या हो गया? मीन ऑफ ओल्ड डेटा सेट प्लस सी। सो यहाँ पे सी क्या है? 5 है, ठीक है? तो अब हम सेम चीज़ को यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। सेम चीज़ को हम गूगल शीट से करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है? 68 79 38 68 35 70 61 47 58 66। अभी मुझे क्या करना है, 5 ऐड करना है, ठीक है? तो 5 अगर मैं ऐड करूँगा हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 73 हो जाएगा पहला ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इसको ड्रैग कर दूँ, तो मेरे पास सारे ऑब्जर्वेशंस में हम वेरीफाई 79 + 5 84, 38 + 5 43, इसी तरह अप टू 71। अब हम मीन निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। तो सम करना होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया 640। अब 640 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 64। तो ये 64 क्या हम देख सकते हैं 59 + 5। ये 64 हम पास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एवरेज फंक्शन आता है गूगल शीट में। एवरेज फंक्शन लगा के इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास मीन आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 64 और 64, ठीक है? तो 64 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 64 कैसे आया? एवरेज फंक्शन लगाने से आया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब तक हमने देखा कि नो ऑब्जर्वेशंस पे एक कांस्टेंट ऐड करने का क्या प्रभाव पड़ता है मीन पे। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास वो डेटा सेट था, अगर मैंने मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आउट ऑफ 100 है, सपोज सम ड्यू टू सम रीजन मुझे उसको उस मार्क्स को स्केल डाउन करना आउट ऑफ 50, तो मैं क्या करूँगा, स्केल डाउन आउट ऑफ 50 करने का मतलब क्या है कि मैं उसको 0.5 से हर एक ऑब्जर्वेशंस को क्या करूँगा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं 50 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करें, जो कि क्या है 0.5 है। तो अगर मैं हर ऑब्जर्वेशंस को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा न्यू मीन क्या होगा, ठीक है? हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो क्या रहा है कि ओल्ड ऑब्जर्वेशंस को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम वाई आई कह रहे हैं, जहाँ पे सी क्या है कांस्टेंट है। तो न्यू मीन क्या हो गया वाई बार इक्वल टू एक्स बार टाइम्स सी हो गया, ठीक है? तो अब देखेंगे हम ये आ कैसे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है x1 x2 अप टू x10 में लेके चल रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया y1 क्या हो गया, लेट्स से y1 क्या है, मैं कह रहा हूँ x1 टाइम्स सी, y2 क्या हो गया, ये न्यू डेटा सेट हो गया, ठीक है? x2 टाइम्स सी अप टू y10 क्या हो गया x10 टाइम्स सी, ठीक है? तो y बार क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे पता है y बार क्या होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ से y बार हो जाएगा x1 टाइम्स सी प्लस x2 टाइम्स सी प्लस सो ऑन x10 टाइम्स सी
डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से y बार क्या हो जाएगा, यहाँ से c हम कॉमन ले सकते हैं, तो c कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x10 डिवाइड बाई 10। ये क्या है, c इंटू एक्स बार, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, न्यू मीन क्या है हमारा, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन इंटू दैट कांस्टेंट, ओके। तो जैसे मैंने कि बताया, अगर मुझे मार्क्स को आउट ऑफ 50 करना है, स्केल डाउन करना है 50 आउट ऑफ 50, तो मैं क्या करूँगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को। तो हमारा उस केस में सी क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पुराने डेटा सेट क्या थे, 68, 79, 38, 68, 35, 70, 61, 47, 58, 66। सपोज टीचर हैड डिसाइडेड टू स्केल डाउन ईच मार्क बाय 40%। मैंने 50% बोला था, यहाँ पे 40% है, जैसा कि सेम एग्जांपल है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.4 से। तो इस केस में हमारा सी क्या एक्चुअली 0.4 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमारा न्यू डेटा सेट क्या हो जाएगा, मतलब 68 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 27.2, 79 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 31.6, इसी तरह 66 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 26.4। हमने देखा था इसका मीन क्या था इस केस में, 59। अब हम इसका मीन निकाल के देखेंगे, ठीक है। इसका मीन अगर हम निकालें तो मीन ऑफ न्यू डेटा सेट क्या है, 236 डिवाइड बाई 10। ये 236 क्या है, एडिशन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये 236 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, 23.6। अब ये 23.6 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, 59 इंटू 0.4। ये क्या है, 23.6 वाई बार है, 59 मीन ऑफ द ओल्ड डेटा सेट, 0.4 कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0.4, 0.5, 0.3, 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1/2 जैसा कि, जो कि 0.5 ही है। तो बेसिकली हम ये यहाँ पे ये वेरीफाई करें, y बार इज इक्वल टू मीन्स मीन ऑफ न्यू डेटा सेट इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस सॉरी इनटू दैट कांस्टेंट। सेम चीज को हम गूगल शीट में करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 इंटू 0.4 तो 27.2 आ गया। अब इसको अगर हम ड्रैग कर देंगे तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाएगा। जैसे ये क्या हो गया, 79 इंटू 0.4, 38 इंटू 0.4, 68 इंटू 0.4, 35 इंटू 0.4 अप टू 66 इंटू 0.4। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस 236। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ मीन समेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, 23.6। जैसा कि हमने स्लाइड में देखा 23.6। और ये 23.6 क्या है, बेसिकली अगर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से 59 इंटू 0.4, ठीक है। तो ओल्ड मीन इंटू दैट कांस्टेंट। अब इसको 23.6 को एवरेज फंक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एवरेज फंक्शन लगा देंगे और इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास मीन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे ये हमने फाइंड किया कि न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन इनटू दैट कांस्टेंट, ठीक है। सो हमने अब हम देखेंगे समरी हमने किया क्या अभी तक। हमने इस समरी में हमने ये पढ़ा कि मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जो कि हमने देखा कि ये क्या होता है, ये मीन जो होता है वो सेंटर ऑफ द डेटा सेट होता है, मतलब ये एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है डेटा सेट का, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हमने मीन कैलकुलेट किया, हमने फॉर्मूला देखा मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमने बेसिकली मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डिस्क्रीट डेटा केस में क्या था, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आती थी। तो एक्स बार क्या होता था, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एफ आई इंटू एक्स आई क्या, बेसिकली एफ वन इंटू एक्स वन, एफ टू इंटू एक्स टू प्लस अप टू एफ एन इंटू एक्स एन डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, हमें क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डेटा केस में हमने देखा था हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एम आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एम आई क्या था, मिड पॉइंट था
उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस केस में हमारे पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं था, हमारे पास इंटरवल होता है। तो इस इंटरवल का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं, जो कि वो मिड पॉइंट कहलाता है। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि मतलब अगर हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स अगर हम डेटा पे सारे ऑब्जर्वेशंस को एक कांस्टेंट को ऐड करें तो मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को एक कांस्टेंट सी से ऐड करें तो वाई आई क्या होता था, एक्स आई प्लस सी। उस केस में मीन क्या हो जाएगा, वाई बार इक्वल टू एक्स बार प्लस सी। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो कांस्टेंट का हर एक ऑब्जर्वेशन पे तो क्या होगा, वाई आई इक्वल टू एक्स आई इंटू सी। तो वाई बार क्या हो जाता था, एक्स बार इंटू सी, जो कि हमने ये चीज देखी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।